जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 26। आज के लेक्चर से हम आगाज़ कर रहे हैं अपने सिलेबस में मैनेजेरियल पोर्शन का। हमने इससे पहले जब ये सेशन स्टार्ट किया तो फाइनेंस पोर्शन से स्टार्ट किया। फाइनेंस पोर्शन के हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। बताइए कौन कौन से 3 चैप्टर्स? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है, अब हम मैनेजेरियल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैनेजेरियल पोर्शन में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैनेजेरियल को तो साथ साथ आप कवर करते रहेंगे, लेकिन फाइनेंस पोर्शन का भी डेली दोनों चैप्टर जो आपने कवर किए हैं बड़े, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इनका एक एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करते जाना है। और एक चीज़ और जहन में रखिएगा, जो क्वेश्चन आज आपने अटेम्प्ट किया है क्या पूरे सेशन में दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना? नहीं 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 नहीं, लगभग 2 हफ्ते के बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट जो ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, 2 हफ्ते के बाद अगर आप वो क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करते हैं ना, यकीन कीजिए आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। जब हम चीज़ें दोबारा अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा नॉलेज पहले के निस्बत बेहतर हो चुका होता है। तो इसीलिए 2 हफ्ते के बाद कोई भी क्वेश्चन समझ लीजिए जो आपने पहले अटेम्प्ट किया था अब दोबारा अटेम्प्ट करने के काबिल हो गया, उसको अटेम्प्ट करते रहना है। वैसे तो पहले कोशिश करनी है नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर फर्ज कीजिए सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए उसके बाद भी आपने रिवीजन नहीं छोड़नी, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो डेली एक क्वेश्चन आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का और डेली एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये आपकी अब ऑटो पायलट असाइनमेंट है, करते रहना है। करते रहेंगे जी? चलिए ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम मैनेजेरियल पोर्शन का। मैनेजेरियल पोर्शन में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या? देखिए, फाइनेंस पोर्शन करते हुए ना कोई भी क्वेश्चन आपने सीएफओ बन के सोचना है। फाइनेंस का कोई भी क्वेश्चन है सीएफओ बन के सोचना है, लेकिन मैनेजेरियल का कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है ना, जब मैनेजेरियल पोर्शन का, आपने सीईओ बन के सोचना है। ठीक है, जो सिर्फ नंबर्स गेम नहीं जानता बल्कि उनका जो इफेक्ट है आगे या और जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे आपने देखा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जैसे आपने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने जितने भी डिसीजन किए किस बेस पे किए? फाइनेंशियल बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिसीजन किया किस बेस पे? भाई जिस ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा हम उस ऑप्शन को यूज करेंगे। डिसीजन किस बेस पे था? फाइनेंशियल फैक्टर की बेस पे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या किया आपने? एनपीवी पॉजिटिव होगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ग्रेटर होगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फैसला किस बेस पे हुआ? सिर्फ फाइनेंशियल बेस पे। ऐसा ही है, लेकिन याद रखें फैसला करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। अच्छा डिसीजन वही होता है जो कि फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है। आपको शायद ओरिएंटेशन में मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास ऑप्शन हो पाकिस्तान में है 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, अगर दुबई में चले जाते हैं वहां पे 2,75,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, क्या सिर्फ फाइनेंशियल की बेस पर डिसीजन कर लेंगे? नहीं नहीं, फाइनेंशियल के साथ बहुत से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं, उनको भी हमने कंसीडर करना है। भी वहां पे जाके आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। घर में तो कोई ना कोई कार्य, चाहे वक्त चाय बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वो सफाई करने के लिए कोई मौजूद होता है, हुक्म चलाते हैं छोटे भाई बहनों के ऊपर, वहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर वहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि एक होम सिकनेस हो जाती है। जो लोग थोड़ा सा अटैच होते हैं दूसरे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बाहर सर्वाइव करना। तो बहुत से फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन करना चाहिए। यही वो आपको आई कैप सिखा रहा है इस सब्जेक्ट में। क्या कह रहा है आई कैप? कह रहा है कि चीजों का जब भी कोई डिसीजन करना है फाइनेंशियल फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करें, लेकिन फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी। तो यहाँ पे आपने जब मैनेजमेंट वाले पोर्शन में कोई भी केस स्टडी करनी है, अपने आप को क्या समझना है? मैं कौन हूं? सीईओ हूं। आपने इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है, उनका इंपैक्ट देखना है क्या होगा। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नोट्स आपको कल पढ़ाए जाएंगे, जो टेक्निकल कंसेप्ट्स है वो कल पढ़ाए जाएंगे। मैनेजमेंट का मैनेजमेंट है क्या? अच्छा, ओवरव्यू में आप बड़े बड़े जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप स्टडी करेंगे, लेकिन याद रखें सारे टॉपिक्स नहीं, जाहिर है सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू भी एक लेक्चर में देना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े कंसेप्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट है क्या, ये किस तरीके से चलेगा, इसमें आप सीखेंगे क्या, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर की जाएंगी। मैनेजेरियल पोर्शन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से नहीं, किसके हवाले से? मैनेजेरियल पोर्शन के हवाले से। देखें, ये जो सब्जेक्ट है आई कैप ने
तो इसको जो नाम दिया है सो दिया है, ठीक है। आएगा बिजनेस इनसाइट हम हासिल करेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इस सब्जेक्ट का नाम, ये जो पोर्शन है ना हमारा मैनेजमेंट वाला, इसका नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपको ये सिखाया जाएगा कि मैनेजमेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट प्रॉब्लम, बिजनेस में क्या डिफरेंट प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल आती है, हर रोज प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या सिखाती है? एज मैनेजर आपको किस तरह की सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, स्ट्रेटजी फार्मुलेटिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग आपको सिखाई जाएगी इस सब्जेक्ट में, इस हिस्से में। डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स होंगी और बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मॉडल्स हैं, और आपने किसी ना किसी मॉडल को अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन बताना होगा। केस स्टडी भी इसी तरह की होगी, लगभग सारी की सारी केस स्टडी मैनेजमेंट की आपको अभी बता देता हूं किस तरह की होगी। आपको कोई ना कोई बिजनेस प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, और आपने सॉल्यूशन खुद से नहीं बता देना कि उधर कॉइन टॉस किया, भाई हेड आया तो ये करो, टेल आया। उसे किसी ना किसी एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेटजी के साथ, किसी ना किसी एस्टेब्लिश्ड फेमस मॉडल के साथ लिंक करके वो मॉडल अप्लाई करते हुए आपने बताना है कि इसका हल ये होगा। और अक्सर कैफ लेवल पे अक्सर वो जब आपको कोई प्रॉब्लम देता है साथ में ये भी बता देता है कि इसे इस मॉडल के मुताबिक इसका सलूशन बताओ क्या होगा। बताइए, जब प्रॉब्लम दे और साथ में सलूशन मांगे लेकिन ये भी बता दे कि भैया इस मॉडल के मुताबिक इसका सलूशन दे दो, गैस करे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है? आसान हो जाता है। आपको पता है इस मॉडल में ये स्टेप्स थे, स्टेप 1, और कुछ भी ना वो हेडिंग तो याद होती हैं, वो हेडिंग फिट कर दे, हेडिंग फिट कर दी आपने, कुछ ना कुछ आप 2-4 फैक्टर लिख ही लेते हैं। कैफ लेवल पे ऐसे होता है। यही सब्जेक्ट सीफैप लेवल पे भी आईकैप इसको टेस्ट करता है। उसमें क्या फर्क है? उसमें बिजनेस प्रॉब्लम तो बताता है, कहता है नहीं मॉडल कौन सा सूटेबल होगा इसमें ये भी आप सेलेक्ट करो मॉडल को। और देखें प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कोई गैबी हाथ आता है और आपको बताता है इस प्रॉब्लम को इस मॉडल के जरिए से सॉल्व करो? नहीं, उस प्रॉब्लम पे मॉडल कौन सा अप्लाई होगा ये भी आपने डिसाइड करना होता है। आईकैप, बहरहाल गुड न्यूज आपके लिए ये है, अभी तक आईकैप कैफ लेवल पे जो केस स्टडीज बना रहा है उसमें जब कोई बिजनेस प्रॉब्लम आपके सामने रखता है तो रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे, नोट करेंगे क्या, और जिस मॉडल के मुताबिक उसने सॉल्व होना है ना वो भी आपको बता देता है। इस केस स्टडी ने इस मॉडल के मुताबिक सॉल्व होना है। और अगर मल्टीपल मॉडल्स हो तो फिर वो कहता है इस मॉडल के मुताबिक सॉल्व करके मुझे बताओ। हमारे लिए ये आसानी, मुश्किल नहीं होती, क्या होती है? आसानी हो जाती है। बहरहाल वापिस आते हैं, तो मुझे बताइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस चीज का नाम है? बताइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, हमने डिसाइड करना है इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है सारी की सारी उसका एक ही मकसद है, याद रखिएगा। जितनी भी स्ट्रेटजीज आप करेंगे, जो भी काम करेंगे बिजनेस में, बिजनेस का मकसद एक ही है, किसी क्या? कंपेटिटिव एडवांटेज। क्या? कंपेटिटिव ये कंपेटिटिव एडवांटेज एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज होती है। एडवांटेज का मतलब क्या है? एडवांटेज का मतलब है आपके पास कोई, कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या? आपके पास कोई ऐसी चीज, या सिंपल मीनिंग समझे, कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब है टू परफॉर्म बेटर देन कंपेटिटर्स। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? टू परफॉर्म बेटर देन कंपेटिटर्स। क्या 2-4 दिन के लिए? नहीं, इन द लॉन्ग रन। कहां? इन द, तो कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? टू परफॉर्म बेटर देन कंपेटिटर इन द, ये होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अगर आपने इससे पहले पिछले इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी जगह पे सीए में, जो शायद आपने पढ़ी होगी, ऐसा ही है, तो वहां पे एक कंसेप्ट होता था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बताऊं ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, तो मैं कहूंगा किसी भी कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज इन द लॉन्ग रन, काफी अरसे तक, साल तक सुपर नॉर्मल। यह है कंपैरेटिव एडवांटेज। ये आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाएगी कि किस तरीके से आप कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। बहुत सी थ्योरीज है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर थ्योरी का क्या है? कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाना, किस काबिल बनाना कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके। या इसको थोड़ा अगर मैनेजमेंट, ये तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात होगी, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बात करें तो टू परफॉर्म, कंपनी को इस काबिल बनाना, कैसे बनाना? टू परफॉर्म बेटर देन कंपेटिटर्स इन द लॉन्ग रन।
ठीक, और इसके लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिक चीज होनी चाहिए, याद रखें। अगर आम लोगों की तरह मेहनत करेंगे तो अर्निंग भी क्या होगी, आम लोगों की तरह। खास लोगों की तरह अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर आपको काम भी क्या करना पड़ेगा, खास लोगों की तरह करना पड़ेगा। इससे ज्यादा मेहनत करने से घबराए ना, है? क्योंकि यही मेहनत आपका कल को कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। यही मेहनत होगी इंशाल्लाह जिसकी वजह से कल को आप अपने बैचमेट्स के साथ, वो लोग जो स्कूल में आपके साथ थे, कॉलेज में आपके साथ थे, उससे बेहतर अर्न कर रहे होंगे। किस वजह से, कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। फिर ही ना, तो कंपैरेटिव एडवांटेज अपने आप में कैसे क्रिएट करना है, अगर आप में है तो अपनी छुपी हुई सलाहियतों को कैसे हमने पहचानना है, उनसे कैसे फायदा उठाने हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है। क्या सिखाता है कि कैसे आपने कंपैटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपैटिटिव एडवांटेज। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं। जाहिर है सारी की सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमने इस सेशन में थोड़ी पढ़ लेनी है। कुछ इस सेशन में पढ़ेंगे, कुछ आप सीफैब लेवल पे जाके पढ़ेंगे, और कुछ बची खुची चीजें प्रैक्टिस में आप सीख लेंगे अगर आप उस पोजीशन पे गए तो पहले हम देखते हैं फेजेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में होता क्या है। याद रखें, ये अब आप बिजनेसमैन बने, अब आप अकाउंटेंट ना बने, अब क्या बने, सीईओ। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में और अकाउंटेंट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, बिजनेसमैन डिसीजंस करता है, अकाउंटेंट तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है। डिसीजन, अब आपने डिसीजन करने हैं, डिसीजन करने के लिए तैयार हैं, स्ट्रेटजीज डिसाइड करने के लिए तैयार हैं। क्या कोई मसला आपके सामने आ जाए उसका हल सोच लेते हैं आप अपनी रियल लाइफ में भी, शायद उसी तरह बिजनेस लाइफ में भी मसाइल हैं, उनका हल आपको सिखाया जाएगा। ये मसला इसका हल ये मसला इसका हल ये। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले स्टेज, पहला फेज क्या है, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले पहचाने उसका विजन क्या है, मकसद क्या है उसका। मकसद, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ये आपने पहचानना है। ये ना हो किसी हॉस्पिटल में अगर आप फॉर एग्जांपल उनके प्रिंसिपल है फॉर एग्जांपल, या एमएस है, लीड कर रहे हैं हॉस्पिटल को, तो वहां पे आप कहें क्या भाई पेशेंट ने तो आना ही आना है, जिंदगी मौत का मसला है, मैं ऐसा करता हूँ प्राइसेस को बढ़ाते रहता हूँ, दूसरे दिन गवर्नमेंट आपको उठा के बाहर फेंकेगी। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल होगा फिर शायद आपको शाबाश दी जाए, फिर आपको वो सब बोनस है। तो मुझे बताइए, क्या स्ट्रेटजीज बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, मकसद क्या है, पता होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए। ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ये वो जगह होती है जहां पहुंचने के बाद कंपनी कहती है बस अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। कंपनी क्या कहती है, अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा। ये नहीं उसके बाद कंपनी खुदकुशी कर लेगी, मतलब उसके बाद कुछ शायद नया टारगेट सेट करें या कुछ और आगे करना। ऐसा ही है, आपसे अगर अपनी जिंदगी का मकसद पूछा जाए ऐसे, हालांकि सर में जिंदगी का मकसद ये थोड़ी है, क्योंकि बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। हमारे एक दोस्त थे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और लगभग 3 साल के बाद, 2.5-3 साल उनकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब जिंदगी का मकसद ये नहीं, वरना तो उसके बाद फायदा उठाते हैं ना। तो जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए, वो आपने पहचानना है कि क्या है। बहरहाल फिलहाल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म क्या है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटजीज होंगी ना वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड कर रही होते हैं। मकसद क्या है आपका, स्ट्रेटजी उस लिहाज से, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर बनना स्ट्रेटजी कुछ और होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना स्ट्रेटजी कुछ और होगी, गेम डेवलपर बनना स्ट्रेटजी कुछ और होगी, ऐसा ही है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहती है, कोई भी कंपनी दुनिया में, याद रखे, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी बनती है ना, सबसे पहले ये सोचा जाता है किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अमूमी तौर पे मकसद क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। ओके चले ठीक है, हम भी अज्यूम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे सिलेबस है इक्का दुक्का कंसेप्ट ऐसे होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादातर कंसेप्ट किसके लिए होंगे, प्रॉफिट। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमारी कंपनी का मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आपके ख्याल में वो कौन सी कंपनी, चंद एक कंपनीज के नाम बता सकते हैं जो कंपेटिटर से बेहतर परफॉर्म करती हैं,
जिनके पास कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है, बस है। नेस्ले, शाबाश, KFC, मैकडोनल्ड, इसके अलावा क्या, एप्पल, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन सब के पास देखे कुछ ना कुछ यूनिक चीज ऐसी है जो उनके कंपेटिटर के पास नहीं है। वो यूनिक चीज क्या है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, ये सब्जेक्ट सिखाएगा। विजन हो गया जी, विजन आपको क्या बताएगा, वेयर वी वांट टू गो, कहां जाना चाहते हैं हम, कहां पहुंचना चाहते हैं, मंजिल क्या है, ये मंजिल, ये पहले मंजिल डिसाइड करो क्या है। ओके, फिर इसके बाद क्या करें, स्ट्रेटजिक एनालिसिस, कॉर्पोरेट अप्रेजल भी इसको बोलते हैं, इसको स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। आपके लिए सबसे अहम लफ्ज स्वॉट एनालिसिस है, ज्यादा जो बोला जाता है वो स्ट्रेटजिक कॉर्पोरेट एनालिसिस, कॉर्पोरेट अप्रेजल या स्ट्रेटजिक एनालिसिस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है, भैया पहुंचना उधर है, देखो इस वक्त अपना एनालिसिस जायजा लो कि आप में क्या, इस वक्त कहां हो आप में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, लेकिन अपने आप में देखो डेली कितनी मेहनत कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या प्लस है क्या माइनस है, अपने आप को स्कैन करो। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, हम खुद को स्कैन करते हैं, जायजा लेते हैं क्या कि हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। विजन मिशन क्या है, कहां पहुंचना है। और कॉर्पोरेट अप्रेजल या स्वॉट एनालिसिस क्या है, एनालाइज करो, खुद को देखो क्या इस वक्त किस जगह पे खड़े हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप में क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये देखें। ये क्या कहलाता है, स्वॉट। क्या अपने आप का जायजा लेना चाहिए। मकसद कोई भी हो, मकसद ठीक है, अच्छी बात है, मोटिवेशनल स्पीकर यही कहते हैं भाई मकसद बड़ा हो, चाहे आप कुछ काबिल हो या ना हो, मकसद बड़े से बड़ा हो, ठीक है, बाद में चाहे मर जाए खप जाए, भाई क्या सिर्फ रियलिस्टिक होकर सोचे, मकसद होना चाहिए, ठीक है मकसद, उसके बाद क्या देखें, ये भी तो देखें आप में खुद भी एबिलिटीज क्या है, एबिलिटीज के मुताबिक उसको सेलेक्ट करें, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। तो वो क्या कहता है, आपने अपनी कैपेबिलिटी को चेक करें, अपनी कंप्यूटर्स को चेक करें, रिसोर्सेज देखें क्या है, कैलिबर चेक। मुझे बताइए जब कॉर्पोरेट अप्रेजल में या स्वॉट एनालिसिस में एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, पता चले समझ आइए कि नहीं, क्या हमें अपने अंदर जो सिर्फ प्लस चीजें हैं वही देखनी चाहिए कि अपने अंदर की नेगेटिव चीजें भी देखनी चाहिए, वीकनेसेस भी देखनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए, वीकनेसेस भी देखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी देखनी चाहिए, साथ साथ थ्रेट भी देखना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव चीज है, वीकनेस क्या, नेगेटिव चीज है, अपॉर्चुनिटी क्या है, पॉजिटिव चीज है, थ्रेट क्या है, नेगेटिव चीज है। क्या मोटिवेशन स्पीकर की तरह सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव देखें, नो 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 नो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी, ट्रू पिक्चर, ट्रू असेसमेंट तभी सामने आएगी ताकि आप डिसाइड कर सके आगे करना क्या है। कोई भी काम करना है, कोई भी जंग लड़नी है, याद रखें, क्या सिर्फ अपने प्लस पॉइंट का और दुश्मन के नेगेटिव पॉइंट का जायजा लें, नहीं नहीं, जंग जीतनी है, जंग लड़नी है तो सिर्फ इतना ही करो, क्या अपना प्लस पॉइंट देखो, क्या दुश्मन का नेगेटिव पॉइंट देखो, लेकिन जंग जीतनी है तो क्या करना पड़ेगा, अपने प्लस के साथ अपना नेगेटिव भी देखना पड़ेगा, दुश्मन के नेगेटिव के साथ उसके प्लस पे भी नजर रखनी है। और ये बिजनेस एक बैटल है, जंग है एक तरह से, जिसमें हर रोज नए नए हथियार, नए नए हमले होते हैं, उसका हमने जवाब देना होता है, जवाब देने का डिफरेंट टूल्स है। तो दूसरा स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहती है, पहला क्या था, विजन देखो, मिशन देखो, क्या किधर जाना है, दूसरा क्या है, कॉर्पोरेट अप्रेजल, स्वॉट एनालिसिस, क्या देखो आप इस वक्त किस जगह पे हैं, आप में क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, क्या थ्रेट है, ये देखो। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम फोकस टर्म देखना चाहिए, याद रखना चाहते हैं तो स्वॉट एनालिसिस के टर्म याद रखें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। पॉजिटिव भी शामिल है इसमें, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है, वीकनेस और थ्रेट नेगेटिव है। और अगर आप जो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टर्म्स है वो देखना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट अप्रेजल, कॉर्पोरेट अप्रेजल का मतलब या स्ट्रेटजिक अप्रेजल, स्ट्रेटजिक वैल्यूएशन, इसका क्या मतलब है कि वैल्यूएट करना अपने आप को कि हम कहां पे है, ये क्या है, कहां जाना है, ये नेक्स्ट डिसीजन क्या है, हम कहां पे हैं, वहां जाना है, हम यहां पे हैं, वहां जाना है, हम यहां पे है, तीसरा फैसला क्या होगा, कैसे जाना है। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी चॉइस, आपके पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं,
आप बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, आपने डिसाइड करना है कि भैया कौन सी, और ये बड़े ध्यान का ये असल फैसला है जिससे लोग तबाह होते हैं और जिससे कंपनीज ग्रो करती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रन करती हैं या बैंकरप्ट होती हैं। सही स्ट्रेटजी प्रॉफिट, गलत स्ट्रेटजी लॉस, ये है। ठीक है, आपने डिसाइड करना है भाई प्रॉफिट बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव। अभी क्या सिचुएशन है, अभी कंपनी ब्रेक इवन पे चल रही है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है? दो ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं, दो ऑप्शन। पहली ऑप्शन रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, दूसरी ऑप्शन कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी? शाबाश, हाथ में। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? रेवेन्यू वाले कम है, कॉस्ट वाले ज्यादा है। सुनिए सुनिए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर का असूल सुन लें आज। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, कहते हैं बचत करने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। बचत करने से कभी कोई अमीर होते हैं, कैसे होते हैं? इनकम बढ़ाने से। अगर अमीर होना है ना तो सोच क्या होनी चाहिए? कॉस्ट सेविंग की तरफ नहीं, किसकी तरफ? रेवेन्यू बढ़ाने। भाई एप्पल आज को सोच रहा होता भाई मेरे को ऐसी डिवाइस बनानी है जिसकी कॉस्ट कम से कम, खुद सोचे आज इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया का ब्रांड क्या है? कौन सा ब्रांड? अगर वो ये सोच रहा होता नहीं मैंने तो ऐसी सस्ती सी प्रोडक्ट बनानी है जो सारे लोग खरीद लें, आज चाइना के साथ किसी छोटी सी कंपनी के साथ कम्पीट कर रहा होता। ये नहीं कि उसने फोकस क्या किया, उसने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा कॉस्ट को छोड़ो, हर मोबाइल यूजर, हर कंप्यूटर यूजर हमारा कस्टमर नहीं है, हमारे सिर्फ चंद एक कस्टमर है, लेकिन जो कस्टमर्स होंगे उनको हम बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या बहरहाल ये दोनों स्ट्रेटजी चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी गलत है, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दूसरी स्ट्रेटजी को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अब ये अगर किस जगह पे अब आपने कॉस्ट कटिंग करनी है, किस जगह पे अब आपने रेवेन्यू इंक्रीज करना है, वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये आपके लिए जानना जरूरी है, यही हमने देखना। अब मजे की आपको एक बात बताता हूं। एक रिसर्च बल्कि एक देख रहा, शायद आपने भी वो सुना होगा, बहुत बड़ा सिंगर, उसका शो होता था, समझ लीजिए कि एक सीट की टिकट होती थी ना, जो वो होती थी 1 लाख रुपए के करीब, एक सीट के। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक एनजीओ ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनका कोई पब्लिक प्लेस थी, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, वहां पे कहा यहाँ पे बैठ के गाना गाएं। गाना गाया उसने, किसी ने थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर लिया उसका जो भी लुक थी, क्योंकि पहचान ना सके, लेकिन गाने की क्वालिटी सेम थी। सारे दिन में 4-5 लोगों के अलावा किसी ने रुक के नहीं सुना, हालांकि सेम उसी क्वालिटी का अगर जो सॉन्ग होता था वो अपने शो में गाता था, एक सीट 1 लाख रुपए। उससे रिसर्च से फिर उन्होंने क्या निकाला, नतीजा क्या निकाला? उन्होंने ये निकाला कि याद रखिए, जब आप चीजों की प्राइसेस कम करते हैं, देखिए मैं बिजनेस के असूल आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एथिक्स के नहीं, एथिक्स भी बढ़ेंगे बाद में। जब चीजों की प्राइस कम करते हैं ना, लोग प्राइस को क्वालिटी के साथ मैच करते हैं। जब प्राइस हाई होती है ऑटोमेटिकली सोचते हैं क्या, अब ये प्रोडक्ट गुड क्वालिटी की होगी, और जब प्राइस आप लो करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें कोई ना कोई चीज फारो, ये घटिया सी होगी। तो लोग प्राइस और क्वालिटी को समझते हैं कि रिलेटेड है, इसलिए हर दफा प्राइस रिड्यूस करना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है वो चीपर प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें अपने इमेज को भी प्रोटेक्ट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि चले लो कॉस्ट डिस्काउंट दे दी है, वो अच्छी स्ट्रेटजी है। सम टाइम क्या होता है, कॉस्ट कम ना करो, फीचर्स ऐड करो, उसमें फीचर्स ऐड करो। ये तो क्या स्ट्रेटजी है? ये बेसिक डिसीजन आपको करवा रहा हूं, अभी और बड़े डिसीजन है भाई, किस मार्केट में जाना है, प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करनी है, कैसे लॉन्च करनी है। 4 डिसीजन होते हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बड़े, जो हमने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में करने होते हैं, बिजनेस में करने होते हैं, ये सारे डिसीजन। लेकिन अभी सिर्फ क्या सिखा रहा हूं कि जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? स्ट्रेटजिक चॉइस, क्या स्ट्रेटजी करें। बहुत सी स्ट्रेटजी आपके सामने होंगी, सही स्ट्रेटजी पिक करनी है। केस स्टडी में आपसे यही टेस्ट करवाएगा, वो आपको बताएगा, किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और उस इंफॉर्मेशन से आपको इंडिकेशन मिल रही होगी कि यहां पे हमने कौन सी स्ट्रेटजी फिट करनी चाहिए, यहां पे क्या हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी, या कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जैसे आई कैप की केस स्टडी याद आ गई,
अभी आपसे पूछ लेते हैं, आप एक कंपनी है जो कि डिजाइनर क्लॉथ्स बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक है आपकी टारगेट मार्केट में यंगस्टर्स, नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, और एक वो हैं जो कि जिनकी एज 50-60 साल है, जो क्लॉथ कंपनीज होती हैं, डिजाइनर कंपनी, वो दोनों तरह के लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही होगी। बेबी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, उनको फिलहाल साइड पे करते हैं उस सेगमेंट को। मुझे बताइए वो कौन से वाला सेगमेंट है दोनों में से? एक है न्यू प्रोफेशनल, मतलब यंगस्टर, रिसेंटली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, या सर फर्क कीजिए, एक स्टूडेंट है, एक रिसेंटली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। दोनों डिजाइन को पसंद करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कौन सी वाली मार्केट के लिए आपकी प्राइस, क्या दोनों के लिए प्राइस कम होनी चाहिए? नहीं। क्या दोनों के लिए प्राइस ज्यादा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये फैसला करना है किसके लिए प्राइस कम होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए, तभी वो बाय करेंगे। और स्टूडेंट डिजाइन को ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें कंपनीज क्या करते हैं, प्राइसेस कम करती है, भाई और कुछ भी ना हो, इनसे ज्यादा फायदा ना भी हो ना, ये हमारी शर्ट पहने घूमे फिरेंगे, सेल्फी वगैरह कमाल की लेते हैं, छोटी मोटी वीडियोस बनाते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट की बगैर हम इनको कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच देना, मशहूरी बड़ी करेंगे हमारी प्रोडक्ट की, इनकी प्राइस कम। और लेकिन जो रिसेंटली क्वालिफाइड होंगे वो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, आपको ये बात पता है? रिसेंटली क्वालिफाइड हो, शादी से पहले पहले, वो आपका सही बेहतरीन कस्टमर है, खुल के पैसे देगा आपको, ताजा ताजा पैसे आए होते हैं, वो बड़ा दिल करता है, सारी उम्र के शौक होते हैं ना, वो पूरे करने होते हैं, वो 2-3 सालों का जो गैप होता है उसमें, वो कस्टमर है, तो वहां पे प्राइस हाई कर। तो ये डिसीजन याद रखें, ये क्या है, ये स्ट्रेटजी चॉइस है, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, कि कैसे हम अपने मकसद को पूरा, ये आपका रोड मैप है, रास्ता है, कहां जाना है, कहां पे है, कहां जाना है, ये क्या है विजन, कहां पे है, ये क्या है कॉर्पोरेट अप्रेजल, कैसे जाना है स्ट्रेटजिक रोड मैप, वो क्या है स्ट्रेटजिक। अच्छा, और फिर उसके बाद स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है भाई, जो सोचा था उसके ऊपर अब अमल करो, अब चलना शुरू करो, है वो मेरी मंजिल, वो चाय का कप, अब मैं क्या करूं उसकी तरफ इंप्लीमेंट कर रहा हूं स्ट्रेटजी को, है। अगर मैं ठीक स्ट्रेटजी हुई तो मैं सही स्पीड के साथ सही जगह पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन याद रखें, इस रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है, किसी भी कामयाबी के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है। आपके बहुत से कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे होंगे, कंपेटिटर्स ये कह रहे होंगे, अच्छा हम आगे नहीं बढ़ सकते तो कोई बात नहीं, इसको तो खींचो, इसको तो खींचो, ठीक है। वो आपने वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है, वो सुना ही होगा, लतीफ़ा यह है, हकीकत से क्या ताल्लुक होता है इसका, कि एक आदमी को दोज़ख की सैर करवाई गई, उसने कहा देखा दोज़ख के हर गड़े के ऊपर, हर कुएं के ऊपर ना कोई दरोगा खड़ा, जो बाहर निकलने की कोशिश था उसको मारता है डंडा, वो नीचे, एक कुएं के ऊपर कोई भी नहीं होता है। कहता है इधर कोई भी नहीं है दरोगा, इधर क्या है? कहता है इधर पाकिस्तान नहीं है, जब कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है दूसरा उसकी टांग खुद ही खींच लेता है, जरूरत ही नहीं दरोगा की। तो बताइए, हम जब चल रहे होंगे कामयाबी के रास्ते के ऊपर, तो बताइए क्या हमारे कंपेटिटर चुप करके हमें देखते रहेंगे? नहीं, वो कोई ना कोई काउंटर स्ट्रेटजी जरूर अपनाएंगे, जरूर बनाएंगे। इसलिए हमने क्या करना है, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद वक्तन फवक्तन स्ट्रेटजी को इवेल्युएट भी करते रहना है, मार्केट के हालात पे भी नजर रखनी है कि क्या अब मार्केट के हालात सेम है, कोई नया कंपेटिटर तो नहीं आ गया, या किसी एग्जिस्टिंग कंपेटिटर ने न्यू स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं कर दी। और ये याद रखिएगा, बिजनेस का असूल है, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोएगा। मतलब जब लोगों को नजर आता है ना कि ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हर एक कहता है हम भी इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो हमने फिर उसके साथ सिर्फ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके खामोश नहीं हो जाना, बल्कि कंटिन्यूसली नजर रखनी है मार्केट पे। किसी भी वक्त हालात चेंज हो सकते हैं, और हालात चेंज हो जाए तो क्या स्ट्रेटजी को भी रिविजिट करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, रीवैल्यूएट करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अगर उसमें कोई करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, कोई कंट्रोल अप्लाई करना है करेक्टिव, तो वो भी करेक्टिव एक्शन आपको लेने चाहिए। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के 5 स्टेप कौन कौन से हैं, जरा फिर से बताइए। 5 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला विजन मिशन, हम कहां जाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप कॉर्पोरेट अप्रेजल, हम कहां पे है। और फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक चॉइस, कैसे जाना है। स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट करो उसको।
और फिर वक्तन फवक्तन रिविजिट करो, रिवाइज करो, जरूरत पड़े चेंज करो, कंट्रोल रखो स्ट्रेटजी के ऊपर अपना, कहीं पे भी चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है। ये 5 स्टेप। ओके, अच्छा हमारे सिलेबस, अब हमने तो सिर्फ अपने सिलेबस की हद तक पढ़ना है, ऐसा ही है क्या? हमारे सिलेबस की हद तक सबसे अहम स्टेप पता है कौन से है? स्ट्रेटजिक एनालिसिस या कॉर्पोरेट अप्रेजल या शॉर्ट एनालिसिस, और दूसरा कौन सा है? स्ट्रेटजिक फार्मूला। सर सिर्फ ये दो, ये है जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, और ये क्या है? उन प्रॉब्लम्स का हल सोचना। यही 2 चीजें वो आपको सिखाना चाह रहा है। ठीक है, कि किसी भी बिजनेस, टिपिकल बिजनेस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और उसका हल क्या होगा, ये 2 स्टेप्स यही हम सीखेंगे। और याद रखें ये इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है इसके 4 चैप्टर लग गए, इसके 3 चैप्टर लग गए, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर के हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जहां उसने कोई भी इवैल्यूएशन की है, कोई भी चीज सिखाई है, उसके साथ ही उसने ये भी बताया है इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ये हल होगा। यानी ये जो दोनों में ताल्लुक है ना, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, ये याद रखें अनरिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है? रिलेटेड है। कोई भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे, इनमें से जितने भी कंसेप्ट्स आपने स्टडी करने हैं, हर एक में ये होगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसमें भी होगा ये प्रॉब्लम है, इसका हल बताओ। आप देखेंगे अक्सर जो केस स्टडीज है ना, उनमें वो आपको ये कहेगा भाई इसको एनालाइज करो और सजेशन दो, रिकमेंडेशन दो। ये देखिए अक्सर केस स्टडी में आएगा, क्या रिकमेंड करें, सजेशन दे। तो जहां कहीं आपको पहले कहे आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम क्या है, समझ ले ये क्या हमसे करवा रहा है, एनालिसिस करवा रहा है, और जहां कहे फिर बाद में रिकमेंड करो क्या करना है, सजेशन दो क्या करना है, वहां पे समझ आप कौन से वाला फेज है भला? स्ट्रेटेजिक चॉइस वाला। तो हर थ्योरी में 2 डिसीजन करने होंगे। तो जो लॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी ना केस स्टडी के सोल्यूशन की, याद रखिएगा, अभी बता रहा हूं, केस स्टडी बाद में अटेम्प्ट करनी है, बता भी रहा हूं। हर केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में नॉर्मली 2 चीजें रिक्वायर करेगा आपसे। पहली चीज क्या करेगा रिक्वायर, कहेगा इसमें इशू आइडेंटिफाई करो, मसला देखो क्या है इसमें, और दूसरी चीज क्या पूछेगा आपसे भला? दूसरी चीज चॉइस बताओ, स्ट्रेटजी बताओ, रिकमेंडेशन दो क्या करना है। भाई ट्रू मैनेजर तो वही होता है ना जो मसला भी पहचान ले और उसका हल भी बताए। एक आपको असूल बताता हूं, ये छोटे छोटे असूल ना किताबों में नहीं लिखे हुए, लिख लिया कीजिए। जैसे एक आपको क्या बात बताइए अहम चीज, अमीर बनने के लिए बचत करने से कभी कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनना है तो इनकम बढ़ाने के सोर्सेज ढूंढे क्या हैं, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। क्वालिटी की हमेशा कॉस्ट होती है। दूसरी चीज, दूसरा सोच सुन लें, कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप चाहते हैं ग्रो करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे एम्प्लॉयज से या दूसरे कोलीग से डिफरेंशिएट किया जाए, आपको हाई रैंक किया जाए, एक छोटी सी आदत अपना लीजिए। क्या? जब कभी किसी सीनियर को प्रॉब्लम बतानी है, उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी रिकमेंड करना है। जब कभी सीनियर, देखें प्रॉब्लम, पुराने जमाने में आपको पता है वो बादशाह को कोई खुशी की खबर सुनाता था, बादशाह क्या करता था? उसका मुंह मोतियों से भर देता था। और जब कोई बुरी खबर सुनाते थे, सर कलम कर दिया जाए। हालांकि उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं होता जो खबर सुना रहा है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी खबर सुनाता है ना, चाहे उसका उसमें अमल दखल ना भी, वो अच्छा लगता है। और जो बुरी खबर सुनाता है, बाजू का तूने कभी हमेशा बुरी खबर ही सुनाते हो, ऐसा क्या, उसका क्या कसूर है? वैसे ही साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है। तो याद रखें, मैनेजर को अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना बिजनेस में, आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया वो प्रॉब्लम, हालांकि उस प्रॉब्लम में आपका कसूर नहीं है, लेकिन मैनेजर आपके का नेगेटिव इमेज आएगा मैनेजर के ज़हन में। लेकिन आपने हमेशा फिर क्या करना है, उस प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताना है। ठीक है, तो इससे फिर आपको हाँ कहेंगे, हाँ भाई इस बंदे के पास सॉल्यूशन, इससे पूछो। कोई दूसरे भी प्रॉब्लम आए, भाई इससे पूछो, इसके पास सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन चाहे बेसिक लेवल का हो, कोई भी हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपने जरूर रिकमेंड करना है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए वापिस आते हैं, तो मुझे बताइए क्या ICAP हमें इस मैनेजेरियल पोर्शन में सिर्फ हमें मसाइल आइडेंटिफाई करना सिखाएगा कि उनका हल ढूंढना भी सिखाएगा? ये केस स्टडी के अंदर आप देखेंगे अक्सर केस स्टडी में दोनों चीजें होंगी, दोनों हिस्से,
प्रॉब्लम भी एनालिसिस भी करना है सिचुएशन का और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन भी देनी है। ओके चले, हमें ये पता चल गया जी, हमने प्रॉब्लम्स इश्यूज भी आइडेंटिफाई करने हैं, ये भी पता चल गया हमें ये भी पता चल गया हमने रिकमेंडेशन भी देनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि हम टॉपिक क्या क्या स्टडी करेंगे, हम टॉपिक क्या क्या स्टडी करेंगे। ये हमारा सबसे मेन एरिया है, ये वाला एस्पेक्ट इसी के अंदर कवर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, वो उसी मसले के साथ ही उसका हल सिखाता है। तो समझ लीजिए ये आपके सिलेबस का ओवरव्यू है, कंप्लीट नहीं है, कुछ मजीद चीजें भी है, लेकिन ज्यादातर सब्सटेंशियल पोर्शन आपका इसमें कवर हो जाता है। पहली चीज मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर कोई स्टूडेंट ने पास हुआ एग्जाम में, आपके ख्याल में उसकी सक्सेस की क्या रीजन रही होगी? एक इंटरनल कि उसने खुद मेहनत ज्यादा की होगी, और दूसरा एक्सटर्नल, भाई वो पेपर भी आसान आ गया होगा, उस वक्त पेपर से पहले वो बीमार नहीं हुआ होगा, उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, उसकी फैमिली में कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है, घर वालों ने उसको सपोर्ट किया, और फिर पेपर में सवाल भी वो आगे जो उसने अच्छे तैयार किए हुए थे। बताइए एक स्टूडेंट सक्सेस हासिल करता है एग्जाम में, क्या रीजन होती है? सिर्फ इंटरनल फैक्टर रीजन होती है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी? एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों रीजन होती है। याद रखें, कोई भी स्टूडेंट फेल होता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये नालायक है, वो पता नहीं किन फैक्टर में कहां कैसे सरवाइव कर रहा है, वो कैसे हालात से मुकाबला कर रहा है, ठीक है। और मैं जाती बताऊं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना, जो बच्चे हॉस्टलाइज्ड हैं, उनका सीए डबल मुश्किल है उन बच्चों की निस्बत जो घरों में है, जो लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में, मतलब जहां पे कोचिंग सेंटर है वहीं पे उसी शहर में उनका घर है, उनके लिए सीए निस्बत आधा आसान है। वो हॉस्टल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ा टाइम जो है वो उन्हें जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है। तो मुझे बताइए, क्या बिजनेस भी एक अगर सक्सेसफुल बिजनेस है, मुझे ये बताइए जी। है अजीब सी बात, बचपन की बातें याद आ जाती है आवाज का, पता नहीं आप एग्री करें ना आप कैसे। वो एक जगह पे पढ़ा था मैंने, बिल गेट्स अगर पाकिस्तान में पैदा होता ना तो कहीं सफाई के काम पे लगाया ठीक है। अब मैं पर्सनली वैसे इसे एग्री नहीं करता, इतने भी हालात नहीं बंदा कंप्लीट, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताइए, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप देखेंगे वो कहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में है, अमेरिका में आप बिलियनर देखें, क्यों? उनका सिस्टम ऐसा है। क्या आपको ये लगता है कि बिल गेट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे थोड़ा सीरियस टोन में पूछता हूँ, बिल गेट्स या इस जैसे लोग अगर पाकिस्तान में होते, क्या उन्हें वैसा ही माहौल मिलता? नहीं, वैसे ही मौके मिलते नहीं मिलते। जेल में होता कि टारगेट किलिंग में बतावरी में बोरी बन चुकी होती है, अब कुछ भी हो चुका था। ये इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं कंट्रीज की। एक्सटर्नल, मुझे ये बताइए, बिजनेस की सक्सेस के लिए सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ही अहम है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अहम है? दोनों अहम है। इसलिए हमारे सिलेबस को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो बड़े चैप्टर। सबसे बड़े जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो डिफरेंट थ्योरीज को डील करते हैं, वो दो हैं। एक फोकस करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, वो कहता है भाई बिजनेस की सक्सेस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है, वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से उनको डिस्कस करता है। और दूसरा किसको डिस्कस करता है? इंटरनल फैक्टर्स को। इंटरनल फैक्टर्स को क्या कोई एक पढ़ना चाहिए कि दोनों पढ़ने चाहिए? दोनों पढ़ेंगे हम। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या चीजें हैं, अब ये सुन लीजिए जरा तसल्ली से। मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल जाहिर है हमने आगे कल से पढ़ना शुरू करना है। एक्सटर्नल फैक्टर में पहले एक्सटर्नल फैक्टर हमने स्टडी करना है, ठीक है। यानी हमें यह भी देखना है, बिजनेस स्टार्ट करना है ना, पहला फैसला किस मुल्क में, किस इकोनॉमी में बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस होता है ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस या ओवरऑल कंट्री का एनालिसिस, कि किसी भी कंट्री में पी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ई इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, एस सोशल फैक्टर्स क्या क्या रेलिवेंट है, टी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ई एनवायरमेंटल फैक्टर, एल लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करते हैं।
कुछ का फोकस होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, फॉरेनर को, कुछ का कहते हैं नहीं 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 लोकल को प्रमोट करो। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स देखने हैं, इकोनॉमिक फैक्टर देखने हैं, महंगाई क्या है, लोगों की इनकम क्या है। अब देखिए जो लग्जरी गुड्स हैं वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? लोगों नॉर्मली लोगों का परचेज चंद एक लोगों की है, लेकिन ज्यादातर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी जो इस तरह की कंपनीज हैं उनके प्रोडक्शन प्लांट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स अहम है, सोशल फैक्टर्स अहम है, टेक्नोलॉजी, ये एक एक फैक्टर की डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे पहले आपने क्या देखना है? पेस्टल एनालिसिस। पहली थ्योरी सबसे बड़ी थ्योरी कौन सी है? हम जिस मर्जी तरतीब से पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन देखिए कि बिजनेसमैन कैसे फैसला करेगा। सबसे पहले वो क्या फैसला करेगा? भाई मेरे को किस कंट्री में जाना है, प्रैक्टिस क्या ये मैं ऑलरेडी इस कंट्री में काम कर रहा हूं, ये दूसरी कंट्री जो है इसमें मुझे इसमें अपने ऑपरेशंस को लेके जाना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए वो क्या करता है? पेस्टल एनालिसिस को कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मैक्रो। ये किसी भी कंट्री का ओवरऑल, मैक्रो माइक्रो पढ़ा हुआ ना, मतलब इकोनॉमिक्स में, मैक्रो ओवरऑल लेवल का एनालिसिस करेगा कंट्री का, क्या ओवरऑल ये कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। ये क्या होगा? पेस्टल एनालिसिस। इससे पता चल जाएगा जहां भी पाकिस्तान बेहतरीन कंट्री है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टेबल है, हर गवर्नमेंट अपना पूरा टाइम निकालती है, पॉलिटिकल पार्टीज की एक दूसरे के साथ कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मौजूद है, इन्फ्लेशन ना होने के बराबर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती ही जा रही है, जॉब्स ही जॉब, कोई भी रोजगार नहीं है। सोशल फैक्टर, लोगों की अखलाकियात बहुत ही अच्छी हैं, एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हर बंदा टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। ठीक है, हाँ, उसे सिर्फ ये नहीं है फेसबुक चलाना आता हो, उसे और भी कम्युनिकेशन के लिए अपने प्रोडक्टिविटी टूल्स पता है, उसे ऑफिस चलाना आता है, उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का पता है, उसे यूज करना है, डिफरेंट प्रोडक्टिविटी हैक्स उसके पास हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, भाई पोल्यूशन तो है ही नहीं, ये तो जो स्मोक के बारे में अफवाहें फैलाते हैं उनको तो जेल में कैद करना चाहिए, कोई स्मोक नहीं। हाँ जी, पहले नंबर पे है सफाई में। फिर इसके बाद लीगल फैक्टर, कानून की हुक्मरानी, कानून के आगे छोटा बड़ा सब एक बराबर है, सबको इंसाफ मिलता है, फौरी इंसाफ। हाँ, तो उधर गोरे क्या, गोरे कहेंगे सारे बाकी कहे अपना मुल्क छोड़ो, पाकिस्तान में जाते हैं, बिजनेस करते हैं। ये क्या है? ये है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस किस लेवल पे काम करता है? पेस्टल एनालिसिस किस लेवल की थ्योरी है? बड़ा ओवरऑल लेवल की, मैक्रो एनवायरनमेंट के इसका इसका काम होता है बताना किस कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। पेस्टल समझ आ, चले आपने डिसाइड कर लिया जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्ज करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पेस्टल एनालिसिस से क्लियर हो गया। अब जब हम ये फैसला कर लेते हैं ना इस कंट्री में जाना है, बिजनेस करना है, फिर दूसरा फैसला क्या होता है? किस इंडस्ट्री में बिजनेस करना है। एक कंपनी के अंदर एक कंट्री के अंदर याद रखें बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं। चले मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या आप पाकिस्तान की चंद एक 5-6 इंडस्ट्रीज के नाम बता सकते हैं? एक मैं सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, शाबाश, और स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, और क्या, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, शाबाश शाबाश शाबाश, करप्शन नहीं, वो नहीं, करप्शन तो है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो है ना, हमें किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजर था, हमारी बहुत सी थ्योरीज इसने दी है। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना, बहुत सी थ्योरी केन्स ने दी थी, केन्स और एडम स्मिथ, तो समझ लीजिए ये हमारा मैनेजमेंट का केन्स है, पोर्टर। पोर्टर ने एक थ्योरी 5 फोर्सेस मॉडल, इसने बेसिकली रिसर्च की थी। रिसर्च क्या की थी कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, सालों में अमीर हो जाते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्री में नस्लें गुजर जाती है लेकिन वही के वही है। आप अक्सर देखें घर के करीब आपको ज़्यादातर एग्जांपल ऐसी मिलेगी कि आपने जो 15-20 साल पहले अगर किसी को देखा होगा ना किसी जगह पे, 10 आज भी वहीं पे है। और सिर्फ चंद एक एग्जांपल ऐसे मिलेंगी
जिसमें आप लोगों को तरक्की करते हुए देखा कि चंद सालों में ग्रो किया। क्या ऐसी एग्जांपल्स हैं? नरेंद्र मोदी की तरह, नरेंद्र मोदी या जो भी एग्जांपल है, ठीक है। तो मुझे भाई ऐसी बैकवर्ड कंट्री की एग्जांपल ना दिया करें, हमारे कंसेप्ट खराब हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी नोट किया कि ऐसे होता है, कुछ लोग तो दिनों में, महीनों में, सालों में ग्रो कर जाते हैं और कुछ की नस्लें भी उसी जगह पे। फिर कभी आपने ये सोचा इसके बाद कि इसकी वजह क्या होती है? ये नहीं सोचा, पोर्टर ने ये सोचा कि इसकी क्या रीजन होती है। तो उसने बोला कि सम टाइम आप जितने मर्जी सुपरमैन हैं, सम टाइम ये फैसला कि किस इंडस्ट्री में जाना है आपने, ये डिसाइड कर देता है कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। ठीक है, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितने मर्जी हार्डवर्क, आपने किया बीए, वो बताइए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी आपके पास? वही होगी। ठीक है, तो ये डिसीजन किस सेक्टर में, आपने ये डिसीजन किया ना किस इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, आप बीए में भी जा सकते, जिंदगी आसान होती। ठीक है, वो किसी यूनिवर्सिटी में ले लेते, कंफर्म डिग्री थी, और हल्ला गुल्ला भी होता रहता जो आप देखते हैं, वो भी सारा नहीं गए उधर। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है वो इंडस्ट्री जो है, वो सेक्टर है, कंपेटिटिव नहीं है, उसमें काम करना आसान है लेकिन अर्निंग नहीं है उधर। यहाँ काम करना मुश्किल है लेकिन अर्निंग भी है। तो मुझे बताइए, क्या सारी इंडस्ट्रीज में एक जैसा इनपुट आउटपुट की रेशो होती है? नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ख्याल में, आपको छोटे सा एक टास्क देता हूं, भी बैठे बैठे क्लास में सॉल्व करें। आज से 100 साल पहले जो बिलियनियर्स होते थे वो कौन थे? चले घर जाके ये रिसर्च कीजिएगा। आज से 100 साल पहले बिलियनियर्स कौन थे और वो किस सेक्टर से रिलेट करते थे? या एग्रीकल्चर है फॉर एग्जाम्पल, या मोटर व्हीकल्स है, जनरल इलेक्ट्रिक्स वगैरह, या ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, KFC है, मैकडोनल्ड है। अगर देखें ना पिछली सदी में, अगर आप देखें ये पिछली सदी जो गुजरी है इसमें, तो इसमें ये बिलियनर्स, इस सदी के बिलियनर देखे पिछले 20-25 साल में, सॉफ्टवेयर हाउस। तो आप क्या एग्री करते हैं कि कुछ इंडस्ट्री ज्यादा कंपेटिटिव होती हैं, उनमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, ज्यादा मार्जिन है, ग्रो करने के मौके ज्यादा है दूसरी की निस्बत? एग्री करते हैं क्या? पोर्टर ने ये बोला, उसने बोला आपका ये डिसीजन कि किस इंडस्ट्री में है ये बहुत अहम है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे कोई स्टोर खोल लिया, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ग्रोथ का दौर नहीं है, पहले होता था। ये भी इंफॉर्मेशन एज है, इसमें कहता है अगर आपने अर्न करना है ना तो क्या करें, हाँ कोई IT स्किल सीखें, कोई स्किल सीखे जिसे फ्रीलांसिंग का काम कर सके, इससे आपकी अर्निंग होगी। कोई साइड पे दुकान खोल ली, कोई चीजें खरीदा बेचना शुरू कर दे, इससे नॉर्मल अर्निंग होगी सिर्फ। क्या इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि कोई पर्सन कब अमीर होगा? यस, पोर्टर की रिसर्च ये कहती है। तो उसने हमें 5 फैक्टर दिए। उसने किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है ना, फौरन ये नहीं लगनी कि भाई मेरे बाप दादा इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, मैंने भी इसी इंडस्ट्री में घुसना है। वो आपको एक बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन पहले उसका एनालिसिस तो कर ले। तो पोर्टर ने 5 फोर्सेस बताई हैं, कहता है जिस इंडस्ट्री में देखो ये 5 फोर्सेस का एनालिसिस करो। अगर ये 5 फोर्सेस को सामने रखते हुए, अगर ये 5 फोर्सेस मौजूद है, ये फोर्सेस जो होती है ना, ये हमारे दुश्मन है। उन्होंने कहा जिस इंडस्ट्री में ये 5 फोर्सेस हो उससे निकलो, उससे निकलो। और जहां पे ये फोर्सेस नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी फोर्स आप होंगे जहां पे फोर्सेस नहीं है, ये हमारे दुश्मन। तो पोर्टर 5 फोर्सेस ने क्या बताया हमें? पोर्टर ने एक मॉडल दिया जिसे 5 फोर्सेस मॉडल बोलते हैं। उसने क्या बताया हमें कि भैया हर इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस एक जैसी नहीं है। हर इंडस्ट्री की, बोले क्या, कंपेटिटिवनेस एक जैसी नहीं है। कुछ इंडस्ट्री में आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको रिटर्न कम मिलता है। कुछ इंडस्ट्री में कम मेहनत करते हैं, रिटर्न। तो इसीलिए इंडस्ट्री को वाइजली चूज करें, किस इंडस्ट्री में आपने पोजीशन लेनी है। एग्री करते हैं जिस बात से? चलिए, ये है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। आगे चलते हैं। फिर क्या है? BCG मैट्रिक्स, ये एक इदारा था, BCG, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG मैट्रिक्स। इसने बोला अच्छा चले, आपने फैसला कर लिया इस कंट्री में जाना है, आपने फैसला कर लिया इस इंडस्ट्री में जाना है, फिर आगे चले। नेक्स्ट फैसला क्या होता है? भाई क्या हमें एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए कि एक कंपनी को? इस इंडस्ट्री में फर्ज कीजिए काम किया है, एक ही प्रोडक्ट को या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को? मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, यानी जिसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। भाई मल्टीपल प्रोडक्ट्स का क्या फायदा है?
क्या फायदा, एक ना बिकी तो दूसरी बिक जाएगी। आपको शायद याद हो टीवी पे ऐड एक मतलब एक कैंपेन चली थी कुछ कई साल पहले लेस के खिलाफ कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि हलाल नहीं है, हलाल नहीं है, ठीक है। आपको पता है एक मजहबी मामलात पे और एक सियासी मामलात पे हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, जो किसी ने कह दिया आंखें बंद करके वहाँ ठीक कह रहा होगा। तो बाज़ औक़ात ना इस चीज़ को जो बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, तो पेप्सी के खिलाफ कंपेन, अब अल्लाह जाने सही है कि गलत है, बहरहाल उस वक्त कंपेन चली कि इसमें लोगों ने लेज इस्तेमाल करना छोड़ दिया, ठीक है। आप मुझे ये बताइए अगर सिर्फ कंपनी की एक ही प्रोडक्ट होती लेज, पेप्सी तो गई थी, पेप्सी कंपनी की प्रोडक्ट है ना, तो गई थी, लेकिन उनकी और भी प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, चल लिया, नहीं बिकी, स्टॉक बहुत सा पेरिशेबल गुड्स है ना, जल्दी ज़ाया हो जाती हैं, स्टॉक ज़ाया भी होगा बहुत सा, कुछ इस्तेमाल करते थे कुछ नहीं करते थे। आप बताइए आप अगर पेप्सी के स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते आप क्या करते? फिर मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? क्या करते? दूसरी प्रोडक्ट की तरफ फोकस कर लेते, इसको डिसकंटिन्यू कर देते। शाबाश, शाबाश, आपकी इस महीने की सैलरी जबत, कोई सैलरी जो प्रोडक्ट इसके साथ। अब ये जो मजहबी जज्बात होते हैं लोग याद रखिएगा, लोग इसके बारे में इतने सेंसिटिव होते हैं, इसको दूसरी प्रोडक्ट वाले लोगों ने दूसरी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना छोड़ देनी थी। आप क्या पसंद करेंगे कि कोई बहुत सी 99% इंग्रेडिएंट्स किसी प्रोडक्ट के हलाल हो और 1% हराम हो, तो आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे? हमारे जो साथी बाहर के मुल्कों में जाते हैं इस तरह के मसले मसाइल उनको फेस करना पड़ते हैं, वो शेयर करते हैं फिर, ठीक है। पाकिस्तान में तो इस मसाइल नहीं, पाकिस्तान में बड़ी आसानियां भी हैं लेकिन बड़े मसले मसाइल भी हैं। तो मुझे बताइए क्या नहीं स्टार्ट, प्रोडक्ट का नाम चेंज करते, पैकिंग चेंज, कंपनी तो पीछे वही होती, कंपेटिटर छोड़ दे। उन्होंने क्या किया सुने, उन्होंने उस वक्त के जो उलमा कराम थे उनको ऐड में लेके आए, उनको पहले कंपनी का विजिट करा, देखे जी आप देखे क्या यहाँ पे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हराम चीज इस्तेमाल, सारी चीजों को दिखाए। फिर उसके बाद उनको ऐड में लेके उलमा कराम ने कहा जी हमने इनका विजिट किया है और हमने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो कि हराम हो, आप बेफिक्र हो के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे अभी तक याद है वो इमेज याद, मुझे ये अल्फाज इतने याद नहीं, मुझे इमेज याद है। उसके बाद उन्होंने वो जो भी उन्होंने लेस का पैकेट खोला, उसमें से लेस उठाई और खाना शुरू कर दिया। हमने कहा हाँ वाकई अगर ये खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने, ठीक है। यानी मजहबी अटैक हुआ तो उसका जवाब ही उन्होंने क्या दिया। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने के बताना ये चाहता था कि क्या होना चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होना बेहतर है। बाज़ औक़ात एक प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए दूसरी प्रोडक्ट हो। अब सवाल के बीसीजी मैट्रिक्स क्या बताता है, बीसीजी मैट्रिक्स ये बताता है अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होना याद रखें ऐसा है, किसी कंपनी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स होना याद रखें ऐसा ही है कि जिसे जैसे किसी माँ के बहुत से बच्चे हों। कंपनी के लिए अपनी हर प्रोडक्ट एक बच्चे की तरह होती है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि क्या माँ अपने हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट करती है? नहीं ना, हाँ शाबाश, यही सुनना चाह रहा। नहीं, कोई लाडला होता है, कोई नहीं होता, सब हाँ जो छोटा सबके हिस्से की मार खाता। तो हर जैसे मैं वैसे समझाने को कह रहा हूँ। अब असल में कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल है, वो आप शायद इतनी ज़्यादा हजम नहीं कर पाएंगे, मैं बताना भी नहीं आपके साथ शेयर करना चाह रहा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इमेजिन कीजिए एक दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो रोज़ सुबह उठता है, उस दुकान पे जाता है और शाम को खूब थका हार आता है और पैसे कमा के लेके आता है। दूसरा बच्चा है वो सीए कर रहा है, वो हर 6 महीने बाद रिजल्ट आता है उसका, उसके ज़्यादा पेपर फेल और कम पेपर पास होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, पास हो रहा है सा, कभी एक पेपर कभी दो पेपर पास हो रहा है। सारा दिन घर बैठा, ऑनलाइन बेचारा एजुकेशन, सारा दिन घर होता है, घर वाले समझे कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अब मुझे बताइए शाम के टाइम पे क्या दोनों को एक जैसा खाना मिलेगा? क्या दोनों का रिस्पेक्ट लेवल एक जैसा होगा? जब तक सीए नहीं होता तब तक तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे उसी तरह मुझे बताइए कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या कंपनी को हर प्रोडक्ट पे इक्वल एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, हर पे इक्वल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं।
प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करनी चाहिए और हर प्रोडक्ट पे उसकी क्लास के लिहाज से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर से बताइए, एक कंपनी की जिसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या हर प्रोडक्ट के लिए सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी कुछ और है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो नहीं बिक रही, उनकी स्ट्रेटजी कुछ और है। किसी पे क्लियरेंस सेल लगानी होती है, ठीक है, किसी पे हो सकता है कि हमने जो है वो उसकी प्राइस बढ़ानी हो। तो हर याद रखें, अगर आपकी बीसीजी मैट्रिक्स उन कंपनीज के लिए है जिनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या बताता है? ये दो चीजें बताता है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या बताता है? सिर्फ दो चीजें। क्या? अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, और क्लास के लिहाज से हर प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये कौन सिखाता है? बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है जी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। देखें, ये थ्योरी है कंट्री लेवल पे, ये है इंडस्ट्री लेवल पे, ये है कंपनी लेवल पे। किस कंपनी के लिए? जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। अब क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या है? ये प्रोडक्ट लेवल पे है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। मुझे खुद बताइए, जैसे हम इंसान ना, हम जिंदगी के फेज होते हैं, जैसे बर्थ, चाइल्डहुड, फिर उसके बाद थोड़ा ग्रो किया टीनेज, फिर उसके बाद मैच्योरिटी, फिर उसके बाद ओल्ड एज, फिर उसके बाद डेथ। उसी तरीके से प्रोडक्ट के भी लाइफ साइकिल होते हैं। प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ग्रो करती है, मैच्योरिटी पे पहुंचती है, फिर डिक्लाइन आता है, फिर खत्म। अब ये सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाली थ्योरी कौन सी है? बीसीजी मैट्रिक्स। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ये कौन सी थ्योरी है? सिंगल। मुझे ये बताइए, बीसीजी मैट्रिक्स ने बोला था प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करो और क्लासिफिकेशन के मुताबिक स्ट्रेटजी बताओ। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ये भी दो चीजें बताती हैं सिर्फ। नंबर वन, सिंगल प्रोडक्ट भी अगर आप डील कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उस पर भी अप्लाई होती है। सिंगल प्रोडक्ट वाली पे बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई, ये अप्लाई होता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहता है कि सिंगल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो ना, देखो आपकी प्रोडक्ट लाइफ के किस साइकिल पे है। जिस साइकिल पे है उस लिहाज से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, क्या आपकी जिंदगी के अगर मुख्तलिफ, चले बाकी को गोली मार, दो फेजेस हम सामने रखते हैं। नंबर वन स्टूडेंट लाइफ, नंबर टू प्रोफेशनल लाइफ। मुझे बताइए, आपकी लाइफ साइकिल के ये दो फेजेस होते हैं, क्या दोनों फेजेस में आपका इनकम स्ट्रक्चर और कास्ट स्ट्रक्चर सेम होता है? डिफरेंट होता है। तो दोनों पे आपको जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो डिफरेंट बनानी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होती है और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेटजी कुछ और होती है। स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों के साथ मिलना मिलाना ज्यादा होता है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता चल जाता है आपके वक्त की कीमत है। आप कहते हो मिलना मिलाना थोड़ा सा कम कर दें, वही हम काम करते हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे। टाइम इज मनी, ठीक है। तो फर्क होता है ना डिसीजन। देखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ में आपका जो डिसीजन करने का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो रेवेन्यू, वो डिफरेंट है। और प्रोफेशनल इसी तरह प्रोडक्ट के डिफरेंट लाइफ साइकिल होते हैं, डिफरेंट फेजेस है, 4 फेजेस होते हैं बड़े। हर फेज में उसका रेवेन्यू स्ट्रीम और कॉस्ट स्ट्रीम डिफरेंट होती है। हमें उस लिहाज से, क्या हमें प्रोडक्ट के बारे में यूनिवर्सल डिसीजन करने चाहिए हर फेज पे एक जैसा डिसीजन, कि पहले देखो प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल है, किस स्टेज पे, उसके मुताबिक डिसीजन करना है। बताएं क्या करना चाहिए? लाइफ साइकिल के मुताबिक। कुछ बात समझ आई जी? शाबाश। तो फिर से मुझे बताइए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है कि नहीं? हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है कि सिर्फ इंटरनल करता है? दोनों करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके सामने 4 थ्योरी रखी, आपने मुझे हर एक का बताना है स्कोप क्या है, हर एक क्या बताता है। पेस्टल एनालिसिस क्या बताता है, वहां किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस करता है, पूरी कंट्री का एनालिसिस, इसको बोलता है मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या बताता है, किस इंडस्ट्री में जाए। ये कहता है कि हर इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस एक जैसी नहीं है, हर इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस एक जैसी नहीं है। कुछ इंडस्ट्री में मेहनत कम प्रॉफिट ज्यादा, और कुछ में मेहनत ज्यादा प्रॉफिट। कहता है इंडस्ट्री पहचानो, इंडस्ट्री पहचान के एंट्री लो उसमें, ठीक है। एक यहाँ पे गलत डिसीजन कर लिया ना, सारी उम्र होते रहेंगे। कितनी मेहनत भी करते हैं और फिर वहीं के वहीं है। वो दूसरा बंदा है, वो कम मेहनत करता है, वो कहाँ का कहीं पहुंच गया। फर्क क्या भाई, इंडस्ट्री देखो। और बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, हाँ, कि अब कंपनी लेवल पे आ जाओ। ये कंट्री लेवल, ये कंपनी लेवल, सॉरी ये कंट्री लेवल, ये इंडस्ट्री लेवल, ये कंपनी लेवल, ये प्रोडक्ट लेवल।
तरतीब समझ रहे हैं? बीसीजी मैट्रिक्स क्या सिखाता है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करना है कि उसके लिहाज से, क्लासिफिकेशन के लिहाज से स्ट्रेटजी बनाओ, उसकी क्लासिफिकेशन के बगैर ना बनाओ। हर प्रोडक्ट को एक ही तरह डील नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहता है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखो कौन सा है, लाइफ साइकिल को सामने रख के डिसाइड करो कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है। आपने देखा होगा अक्सर इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर प्रोमो लगते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, अवेयरनेस। लेकिन जब अवेयरनेस अच्छी क्रिएट हो जाती है फिर उसके बाद डिस्काउंट खत्म, फिर क्या करते हैं? फिर वो कहते हैं भाई हाई प्राइस पे करें। कुछ बात समझ आई? ये थे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना काफी है। कल के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे भला? इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 20-25 मिनट में कल इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम पहले कौन सा स्टार्ट करें, इंटरनल के एक्सटर्नल? लेकिन याद रखें इसमें जो तरतीब होगी ना, वो मेरी तरतीब, यानी आपने ओवरऑल तरतीब जहन में रखनी है, लेकिन आगे हमने ज़ाहिर है बुक की तरतीब को भी जहन में रखना है। बुक हमारी तरतीब के मुताबिक थोड़ा ही है, तो समटाइम हमें ऐसा करना होता है कि असल में तरतीब कुछ और होनी चाहिए, लेकिन फिर हम किसके मुताबिक चलते हैं? बुक की तरतीब को भी फॉलो करना पड़ता है, वरना एक कंसेप्ट इधर का दिखाऊंगा, दूसरा कंसेप्ट दूसरे चैप्टर का, आप घूमते रहेंगे, सर ये इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बुक को, बुक इंशाल्लाह 1.5-2 हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन नोट्स आपको मुसलसल मिलते रहेंगे। ठीक है, वो आपने कवर करते रहना है। ठीक है जी, चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।